हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा चल रहा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर, उसके 4 पार्ट हो चुके हैं। आज ये 5वां पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या पढ़ेंगे? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसके बारे में पहले आप मोटा मोटा से समझ लीजिए, फिर उसके बाद डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये समझिए कि हमारे हार्ट का असल काम क्या होता है। हमारे हार्ट का असल काम होता है पंपिंग करना। समझ में आ रही बात? जैसे कि आपके घर के अंदर एक मोटर होता है जो पंप करके पानी को टंकी में पहुंचाता है, ऐसे ही जो हमारा हार्ट है ये भी क्या है, एक पंप की तरह से है। ये ब्लड को पंप करता है और बॉडी के जिस जिस पार्ट को ब्लड की ज़रूरत होती है हर जगह पहुँचाने का काम करता है। कौन? हार्ट। अब ये हार्ट ये अपना काम ना कर पाए इस वजह से कि उस हार्ट के अंदर कोई दिक्कत आ गई, बाहर कहीं दिक्कत है, उसकी वजह से अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग हार्ट फेलियर नहीं बोलते हैं, बल्कि हार्ट के अंदर ही कोई दिक्कत आ गई। जैसे कि मान लीजिए हार्ट के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो गए, समझ में आ रही बात, या उसमें वो क्या डायलेट हो गया, या बहुत ज़्यादा उसका हार्ट रेट बढ़ गया। तो हार्ट के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है और फिर हमारा जो हार्ट है उसको जिस अमाउंट में ब्लड पंप करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, ठीक, क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट, यानी जितनी ज़रूरत है कि वो हमारी बॉडी को ब्लड की उतनी वो सप्लाई नहीं दे पा रहा है, उतना वो पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। अब चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल से। अब हार्ट फेलियर को हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। ऐसे ही इसको हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? CHF, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ए कंडीशन इन विच ए हार्ट फेल्स टू पंप सफिशिएंट ब्लड और आउटपुट टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी टिश्यूज़। क्या मतलब है इसका? कि हार्ट फेलियर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा हार्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, यानी अनेबल हो जाता है, नहीं कर पाता है सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है ताकि हमारे बॉडी के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर सके। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी हमारे बॉडी को ज़रूरत है उतना ब्लड भी अगर पंप नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। अब उसके क्या रीज़न है वो सब हम लोग देखेंगे। दूसरा एक डेफिनेशन आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं ऐसे, क्या? इट इज़ ए कंडीशन इन विच हार्ट इज़ अनेबल टू जनरेट एनफ कार्डियक आउटपुट। ये याद रखिएगा, ये क्या है? कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जो ये बताते हैं सामने वाले को कि ये बंदा पढ़ा लिखा है। अगर आप ये टर्म यूज़ करते हैं तो उसको ये लगेगा कि ये आदमी क्या है? पढ़ा लिखा है, इसको कुछ आता है, वरना हर कोई ये टर्म यूज़ नहीं करता है। तो क्या कहेंगे कि जनरेट एनफ कार्डियक आउटपुट टू फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी या बॉडी टिश्यू। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसी हालत है जिसमें हमारा हार्ट क्या होता है? अनेबल होता है, यानी नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? एनफ कार्डियक आउटपुट को जनरेट नहीं कर पाता है, यानी जितना ज़रूरत है आउटपुट की उतना हमारा हार्ट क्या है? आउटपुट नहीं दे पाता है, यानी उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिससे कि हमारी बॉडी के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर। कहते हैं हार्ट फेल हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर, CHF। ये शॉर्ट फॉर्म याद रखा करिए आप, ठीक है? 3 बार 4 बार बोलिए, इसको याद हो जाएगा। अब ये आपने सुना कि कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट को हम लोग मतलब कैसे समझ पाएंगे? कार्डियक आउटपुट क्या होता है? किन चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तब हम समझ पाएंगे कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, और ये कार्डियक आउटपुट कैसे मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, एनफ अमाउंट में जनरेट नहीं हो पाता है। तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए? तो देखिए, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट कब सही रहेगा? जब आपका हार्ट रेट सही रहेगा और क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम सही रहेगा। कार्डियक आउटपुट उस वक्त सही रहेगा, आपने पढ़ा ना यहाँ पे कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट कब सही रहता है? तो कार्डियक आउटपुट उस वक्त सही रहेगा जब आपका हार्ट रेट सही हो और ऐसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो? आपका सही हो।
हार्ट रेट तो आप जानते ही हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम को समझने के लिए आपको ये 3 टर्म समझना पड़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम को समझने के लिए आपको ये 3 टर्म समझने पड़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इन तीनों चीज़ों को मिला के बनता है स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर इनमें से किसी एक में भी दिक्कत आती है तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम डिस्टर्ब होता है, चाहे आपका हार्ट रेट सही हो, क्या होगा? कार्डियक आउटपुट आपका सही नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि हार्ट फेल हो गया। ये हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट, प्री लोड और ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आफ्टर लोड, ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं कि आप देखेंगे अगर हार्ट वगैरह की मतलब चेकिंग करवाते हैं तो रिपोर्ट में ये सब टर्म्स यूज़ होते हैं। और कुछ 2-4 टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं, वो हम इसमें आपको बताएंगे, ताकि अगर आपके पास कभी रिपोर्ट आए तो आप उसको अच्छे से समझ पाएँ कि क्या होते हैं ये हार्ट फेलियर, किस किस तरीके से, या क्या दिक्कत है इसमें कि ये हार्ट फेल इसको हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि आप ये समझें कि क्या होते हैं प्री लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और आफ्टर लोड, इससे पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जो हमारे हार्ट का फंक्शन होता है वो कैसे होता है, थोड़ा सा मैं बहुत डीपली नहीं जाके थोड़ा शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ, ताकि मैं जब आगे की बात करूँ तो आपको अच्छे से वो समझ में आ सके। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है? हमारा हार्ट है। किसी हद तक आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? हमारा हार्ट है। इसमें कितने चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं 2 चेंबर आपको ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। ये ऊपर वाले जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एट्रियल, और जो नीचे वाले दो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके यहाँ पे ये आने वाले हैं सब, तो अगर किसी को बेसिक नहीं मालूम है तो उसको ये समझना चाहिए। अब इधर वाला जो होता है, ये मान लीजिए हमारा राइट हैंड है, तो इधर वाला जो होगा इसको ये लेफ्ट होगा। क्या होगा? लेफ्ट होगा। और इधर वाला जो होगा वो क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ये हमारा राइट है तो इधर वाला जो होगा लेफ्ट होगा। याद करने के लिए याद रखिए, जो आपका राइट होगा वो इसमें लेफ्ट होगा जब आप सामने आपके हार्ट हो। ठीक है, और इधर वाला जो होगा वो क्या होगा? राइट होगा। GHT। ठीक, तो ये राइट हो गया। अब देखिए कैसे क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। तो ये हमारा ये जो है, ये पूरी बॉडी से समझिए कि आपका वेना कावा है, पूरी बॉडी से ब्लड को लेके खींच के कहाँ से कहाँ आता है? वो इसमें आता है। कौन करता है? ये जब डायलेट होते हैं जब ये, तो ये पूरी बॉडी से ब्लड इसमें आके पहले यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से इसमें आके भरता है। ठीक है, पहले कहाँ पे आएगा? तो आपका जो राइट एट्रियल है उसके राइट एट्रियम जो है उसके अंदर आता है। ठीक है, पहले यहाँ आएगा, फिर उसके बाद इसमें आके भरता है, फिर यहाँ से जाता है ये कहाँ? आपके लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे लंग्स है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्यूरिफाई होता है। फिर उसके बाद कहाँ पे आता है? इसके अंदर जो आपका लेफ्ट एट्रियम है। ठीक, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर वहाँ से आता है ये आपके राइट एट्रियम में, यहाँ पे भरता है। फिर यहाँ से ये एओर्टा जिसको बोलते हैं हम लोग, एओर्टा के थ्रू ये जाता है आपकी पूरी बॉडी में। ठीक, कहाँ जाता है? पूरी बॉडी के अंदर ये चला जाता है। तो ये इसका क्या है? फंक्शन ऐसे चलता रहता है। अब हमको समझना है स्ट्रोक वॉल्यूम। अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम समझेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक है प्री लोड, एक है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक है आफ्टर लोड। प्री लोड क्या है? कि जब ये डायलेट होता है और इसमें ब्लड आके भर रहा है। ठीक है, ये ब्लड आके भर रहा है, तो ये जब इसमें जो ब्लड भरा हुआ है इसी को मान लीजिए क्या होता है? प्री लोड होता है। क्या होता है? प्री लोड। ठीक, अब ये जो आपके हम लोग खास तौर से जो बात करते हैं, याद रखिएगा, वो लेफ्ट वाले की बात करते हैं, इसलिए कि इसका काम क्या है? ज़्यादा मुश्किल है और यही ज़्यादा क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसी को सामने रख के बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये ब्लड आके इसमें भर गया। अब ये समझ चुके हैं कि ब्लड कैसे आता है। ठीक, इसमें आके ब्लड भर गया। अब इसका काम क्या होता है कि ये पंप करे और फिर ये ऑर्टा के थ्रू क्या पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई देना इसका काम है। तो अब दूसरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन हमको जिसको बोलते हैं, कि ये सुकड़ता है तब ब्लड क्या होता है? बाहर जाता है। जब ये सुकड़ता है, पंप इसे दबाता है, ये समझिए ये दबाएगा इसको, तो जब दबता है तब ब्लड क्या होता है? बाहर जाता है। तो कितना इसके अंदर फोर्स है वो होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, इसी को हम लोग ये भी कहते हैं कि इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ हार्ट मसल्स, कि ये हार्ट मसल्स में कितना पावर है, कितना क्या है? पावर है, कितना दम है, कितनी इसकी हेल्थ अच्छी है, उतना अच्छा रहेगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अगर इसमें दिक्कत आ जाए, वो दिक्कतें क्या होती हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर इसमें दिक्कत आ जाती है तब क्या होगा? इसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो जब ये दबाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजेक्शन फ्रैक्शन। कि ये जब दबा रहा है तो कितना जोर से ये दबा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक,
अब तीसरी बात इसमें क्या है, आफ्टर लोड, इसके दबाने के बाद जब ये बाहर निकल रहा है तो इसको बाहर निकालने के लिए कितना प्रेशर पड़ता है हमारे हार्ट के अंदर, इसके ऊपर, हार्ट के ऊपर या लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर लोड। जैसे कि मान लीजिए ऐसा तो नहीं कि यहीं पे ये आके ब्लड निकल जाएगा, बल्कि आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है, ठीक है, फिर आगे जाके नसें पतली पतली हो जाती हैं, समझ में आ रही बात, आगे जाते हो नसें और पतली हो जाती हैं, तो इस पे एक दबाव रहता है, ऐसा नहीं कि खाली ऐसे पुछ से कर दिया तो चला गया, बल्कि उसको पूरा जोर लगाना पड़ता है, प्रेशर के साथ धकेलना पड़ता है, तो कितनी ताकत उसको लगानी पड़ रही है, समझ में आ रही बात, कि कितनी ताकत, कितना फोर्स लगा के वो क्या है ढकेल पा रहा है ब्लड को, उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर लोड। यह भी कह सकते हैं हम कि कितना उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, कितनी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है हमारे हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए, यहाँ एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में भेजने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग आफ्टर लोड। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये समझ लीजिए कि एक डंकी, एक गधा है, क्या है, एक गधा है, उसको क्या करना है, सामान यहाँ ऊपर पहुँचाना है, ठीक, एक गधा है, उसको सामान यहाँ पे पहुँचाना है, यहाँ पे है गधा आपका, ठीक, ये गधा है। अब इसमें एक 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक तो प्री लोड, एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक आफ्टर लोड। तो प्री लोड क्या है कि इसके ऊपर हम लोग सामान कितना लाद रहे हैं, ठीक है, ये सामान लाद दिया गया, अब इसको लेके जाना है, क्या करना है, लेके जाना है। तो ये जो ना, ये आप देख रहे हैं ऊपर चढ़ाई है, तो ये चढ़ाई क्या है इसका, ये जो चढ़ाई है वो है आफ्टर लोड, क्या है, आफ्टर लोड। और इस गधे के अंदर कितनी ताकत है, कितना इसके अंदर फोर्स है कि वो चढ़ सकता है, कितनी बार चढ़ सकता है, कितनी तेजी से चढ़ सकता है, वो जो उसके अंदर फोर्स है ना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी वही है, समझ लीजिए, उसी को हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ द हार्ट मसल्स, और यहाँ पे कहेंगे इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ डंकी, यानी इस गधे के अंदर कितनी क्या कहते हैं, इसका हेल्थ कितना अच्छा रहेगा। मान लीजिए एकदम मरियल सा है, भूखा सा है, तो क्या 2 बार ले जाएगा, 4 बार ले जाएगा, और बहुत धीरे धीरे लेके जाएगा, समझ में आ रही बात। अगर ये मरियल सा है तो ये क्या है, तेजी से नहीं ले जा पाएगा, धीरे धीरे लेके जाएगा। और अगर ये क्या है, मजबूत है, हट्टा कट्टा है, तो क्या करेगा, ये तेजी से लेके जाएगा, समझ में आ रही बात। तो इसके ऊपर हम लोग जो बोझ लाद रहे हैं, तो वो क्या है आपका प्री लोड, यानी जो इसके अंदर आके ब्लड भर रहा है वो क्या हो गया, प्री लोड। अब इसके अंदर कितनी ताकत है, यानी कितना ये हेल्दी है जो इसको मतलब ऊपर ले जा सके, तो वो क्या हो गया, इसमें जो फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्टिलिटी, या फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ हार्ट मसल्स, ठीक। तो वो इसके अंदर कितना, आप इससे कंपेयर करिए तो समझ में आएगा, तो इसके अंदर कितनी ताकत है, कितना मतलब ये हेल्दी है जो इसको ले जा सकता है। और ये जो दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर चढ़ाई करनी है, यहाँ ले जाना है तो इसको चढ़ना पड़ेगा ना, तो ये कितना रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका आफ्टर लोड। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे ढलान में है, आप इसको ऐसे खड़ा कर दें और इसके कहते इस पर ले जाना है, तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, ये चढ़ेगा ऐसे सरक जाएगा, अरे उसके ऊपर लोड है, कोई इंसान नहीं चढ़ पाएगा, गधा भी कहाँ से चढ़ेगा, जिधर चढ़ेगा ये क्या होगा, सड़क के नीचे गिरेगा। ऐसे ही मान लीजिए आगे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, किसी ने इसको यहाँ पे बंद कर दिया, जो हमारी नस है, मान लीजिए किसी ने उसको जाके एओर्टा को बंद कर दिया, कैसे भी बंद हो गया, मान लीजिए उसके अंदर प्लेक हो गया, तो अब हार्ट अपनी ताकत तो लगा रहा है, लेकिन क्या करेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो खुद ही जैसे ये सड़क के नीचे गिर जा रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसी रुकावट जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हार्ट आपका काम करना बंद कर देगा। तो समझ में आ रही, तो ये जो इसका चढ़ान है, जो रेजिस्टेंस है वो समझ लीजिए कि किसके, इसको अगेंस्ट जाना है ना, इसकी ऊंचाई पे जाना है, तो ये जो होगा ये होगा आपका आफ्टर लोड, ठीक। और इसके ऊपर जो बोझ है, ये जो ब्लड यहाँ पे भरा हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका प्री लोड, और इसके अंदर कितनी ताकत है, कितना ये हेल्दी है, वो हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्टिलिटी, या तो फिर कहेंगे इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ हार्ट मसल्स। समझ में आ गई बात। अगर इनमें से कोई सा भी डिस्टर्ब होता है तो फिर क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ रही, मान लीजिए यहाँ पे हार्ट, ये इसमें जो प्री लोड है यानी ब्लड बहुत ज़्यादा भर जा रहा है, तो जैसे कि ये नहीं लेके जा पाएगा बहुत ज़्यादा, अगर इसके मान लीजिए इसके ऊपर खूब ज़्यादा लाद दिया, ऐसे ये बहुत सारा सामान लाद दिया, बताइए ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा। ऐसे इसके अंदर अगर आपने बहुत ज़्यादा ब्लड भर दिया तो फिर ये क्या करना, ये इसको दबा नहीं पाएगा आसानी से, बहुत ज़्यादा उसके अंदर लोड हो जाएगा। आपके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा मतलब भारी सामान रख दिया जाए तो क्या आप उसको लेके चल पाएंगे, नहीं लेके। हम लोगों से तो एक बैग नहीं जाता अपने पीठ पे लेके, तो फिर बताइए ये इतना हमारा हार्ट कितना ब्लड अपने ऊपर लेके फिर उसको ढकेल पाएगा। तो समझ में आ रही बात। तो इसके अंदर कितना ज़्यादा मतलब ब्लड भर रहा है वो क्या हो जाएगा, प्री लोड होगा।
ठीक। तो अगर प्री लोड ज़्यादा हो जाएगा तब भी क्या होगा, हार्ट फेल होगा, काम करने में उसको दिक्कत होगी। ऐसे ही अगर आफ्टर लोड ज़्यादा हो जाएगा, यानी आगे जो रेजिस्टेंस है जिसके अगेंस्ट इसको फोर्स लगाना है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और इधर का फोर्स, इसके अंदर जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, इसके अंदर जो ताकत है वो कम है और रेजिस्टेंस चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, फिसल के गिरेगा। ऐसे ही हार्ट आपका काम करना बंद कर देगा। इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए इसका सामान जो है वो क्या है, कम है, ज़्यादा नहीं रखा हमने, ठीक। मान लीजिए जितना चाहिए उतना ही है, जितना चाहिए कि उतना ये आसानी से ले जा सकता है, लेकिन इसकी लिमिट क्या है, 10 बार ले जाने की। यहाँ तक ये 10 बार क्या है, ले जा सकता है और रख के आ सकता है 1 घंटे के अंदर। और इसको आप कह रहे हैं कि 20 बार लेके जाओ, 25 बार लेके जाओ, तो क्या होगा, ये थक जाएगा, थकेगा ना। ऐसे ही हमारा हार्ट है, ये क्या है, एक मिनट में मान लीजिए 72 मरतबा धड़क रहा है, 72 मरतबा ये पंप कर पा रहा है, और आप इससे कह रहे हैं कि तुम 170 मरतबा धड़को, मान लीजिए हार्ट रेट बढ़ गया किसी वजह से, तो इससे समझ लीजिए हार्ट से ये कहा जा रहा है आपने एड्रेनलिन ले लिया, वो हार्ट रेट को बढ़ा देगा। तो अब इसकी ताकत थी कि 70 मरतबा 72 मरतबा धड़क सकता है, ये अपना काम कर सकता है आसानी से, लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि 170 मरतबा धड़को, तो फिर क्या होगा, कुछ देर तक तो काम करेगा, स्पीड ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कुछ देर तक तो काम करेगा, लेकिन वो फिर क्या होगा, वो थक के बैठ जाएगा, तो कहेंगे कि हार्ट उसका क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक। तो ये आपको हो सकता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम समझ में आ गया होगा। अब इससे क्या है, आपको एटियोलॉजी भी समझने में आसानी होगी और क्या कहते हैं, पैथोलॉजी भी समझ लीजिए, आधा तो आप समझ ही चुके हैं। तो क्या है, टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर कितने टाइप का होता है, तो एक तो होता है, आपने देखा कि 2 साइड होते हैं हमारे हार्ट के, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। तो एक होगा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो जब लेफ्ट वाला हार्ट फेलियर होगा तो इसमें क्या होगा, इन दिस कंडीशन ब्लड बैक अप इन द लंग्स। आपने देखा है कि जो ब्लड होता है वो हमारे क्या है, लंग्स से कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में से कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, ठीक। तो अगर ये दिक्कत आ गई यहाँ पे, ये खराब हो गया ये वाला साइड, तो फिर क्या होगा, ये पंप नहीं कर पाएगा, तो फिर इसी में क्या है, ब्लड भरा रहेगा। जब इसमें भरा रहता है तो फिर वो क्या है, इधर से ये इसमें पूरा मान लीजिए भरा हुआ है, ये आगे जा नहीं पा रहा है, तो फिर अब क्या होगा, ब्लड वापस इसमें लंग्स के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि इन दिस कंडीशन ब्लड बैक अप इन दी लंग्स, कि लंग्स के अंदर आके भर जाएंगे, एंड फिर क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होने, जब लंग्स में क्या भर जाएगा आके, वहां पे फ्लूइड भर जाएगा, तो फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक। दूसरा क्या है, राइट साइड हार्ट फेलियर। आपने देखा ना, 2 साइड होते हैं, एक इधर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड, इधर वाला जो होता है हार्ट का उसको बोलते हैं हम लोग राइट साइड। तो राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो उसमें क्या होगा, इन दिस कंडीशन ब्लड बैक अप इन द एब्डोमेन, लेग्स एंड फीट्स एंड कॉजेज स्वेलिंग। इधर वाला जब क्या होता है, हार्ट फेल होता है, उसमें क्या होगा, आपका जो एब्डोमेन है उसमें क्या होगा, ब्लड वापस आएगा। एब्डोमेन जो हमारे ये सीने से नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जिसमें हमारा स्टोमक आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाता है, ऐसे ही हमारा जो ब्लैडर है यानी यूरिनरी ब्लैडर उसमें आ जाता है, किडनी, ये सारे क्या हैं, ये एब्डोमेन में आते हैं हमारे, ठीक है। तो वहाँ पे इस साइड में क्या होगा, आके ब्लड भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इधर वाला जो वाल्व खराब होगा, या ये कि इधर वाला जब मान लीजिए दिक्कत आती है तो फिर क्या इसमें ब्लड रुकता नहीं, वापस इधर आना शुरू हो जाता है। तो उसमें लेग्स के अंदर हमारे नीचे वाला जो हिस्सा है वो नीचे उसमें आ जाएगा, यानी लेग्स में आएगा, ऐसे फीट में आ जाएगा, ऐसे ही जो हमारे टखने होते हैं ना, इसको एंकल बोलते हैं, उसमें आ जाएगा, और फिर क्या होगा, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। इसलिए कि इधर जब ये ब्लड इसमें आ रहा है तो यहाँ पे रुक नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं, इसके अंदर आ नहीं पा रहा, वापस क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, जब इधर वाला साइड का हार्ट फेल होता है, ठीक। अब एटियोलॉजी आपको समझना आसान है। उसमें क्या होगा, एटियोलॉजी में, एटियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो इसके क्या कॉजेज होंगे हार्ट फेलियर के, तो आप समझ चुके हैं कि टू मच प्री लोड, यानी प्री लोड बहुत ज़्यादा है तब भी हार्ट फेलियर हो जाएगा। ऐसे ही टू लो प्री लोड, ऐसा तो प्री लोड बहुत कम है, अगर प्री लोड बहुत कम होगा तब भी हार्ट फेलियर होगा। प्री लोड आप समझ चुके हैं, मान लीजिए आउटपुट उसको देना है 100 मिलीलीटर और आपके जो इसमें प्री लोड जो हो रहा है वो 85 मिलीलीटर हो रहा है, तो 85 तो भेज पाएगा आगे। तो प्री लोड अगर कम है तब भी क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत आएगी। एटियोलॉजी उसमें भी क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, सफिशिएंट नहीं होगा, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। ऐसे ही टू मच आफ्टर लोड, जैसे कि आपने देखा ना, गधे के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया जाए तो वो लेके नहीं चढ़ पाएगा, ऐसे ही क्या है, बहुत ज़्यादा आफ्टर लोड है, यानी बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है हमारे हार्ट को, ब्लड को पंप करने के लिए, तब भी दिक्कत आ जाएगी आपको हार्ट फेलियर की।
ठीक है। और क्या है, स्लो और हाई हार्ट रेट, ऐसे ही क्या है हार्ट रेट को बढ़ा दिया जाए, यानी जो गधा था उसका काम क्या है बढ़ा दिया जाए, यानी उसी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर वो 10 चक्कर लगा रहा था, उसको उसी 1 घंटे के अंदर क्या है आप 20 चक्कर 25 चक्कर लगवा रहे हैं, तो वो क्या है 10 ही बार में ढिमला जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही हमारा हार्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसको अगर मतलब तेज़ काम करना पड़े तो भी क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या दिक्कत, यानी कुछ देर के बाद वो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वो दिक्कत, बहुत ज़्यादा उसको काम करना पड़े तो थक जाएगा, हार्ट फेल होगा। ऐसे या तो बहुत स्लो वो काम करेगा तो जो मिनिमम हमको अमाउंट चाहिए आउटपुट वो नहीं दे पाएगा। ठीक, ऐसे ही क्या है वॉल्व डिसफंक्शन, जो हमारे वॉल्व होते हैं अगर उसमें दिक्कत आ जाती है, जो हमारे वॉल्व हैं अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है, यानी वॉल्व पूरे से खुल नहीं पा रहा है या वॉल्व कट गया है, उसमें दिक्कत आ गई है, तब भी क्या होगा दिक्कत आ जाएगी, उसको भी हम लोग हार्ट फेलियर में ही लेते हैं। ठीक है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में वो भी आता है। ऐसे ही क्या है कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिसऑर्डर है, यानी जो हमारा हार्ट का मसल्स है वो उसमें दिक्कत है, वो हेल्दी नहीं है, उसमें कुछ बीमारी हो गई है, तब भी क्या हो जाएगा आपको क्या कहते हैं हार्ट फेलियर होगा। ऐसे ही कार्डियोमायोपैथी हो रहा है, यानी हार्ट के मसल्स उसमें कुछ दिक्कत आ गई, डिसीज आ गई, तब भी आपको हार्ट फेलियर हो सकता है। हाँ, ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको, इसलिए कि अगर मान लीजिए कोई रिपोर्ट वगैरह आता है ना, तो कार्डियोमायोपैथी अगर होती है तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो आदमी समझ नहीं पाता है, तो वो मैं बता दूँ आपको कैसे होता है। तो हम एक वेंट्रिकल, सिर्फ लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है वो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, यहाँ से ये एक वॉल्व नीचे आ गया, ये एओर्टिक वॉल्व ऊपर जा रहा है। ठीक, अब ये खुला हुआ दिखाया लेकिन ये बंद रहता है, जब ये ब्लड ऊपर जाता है तब खुल जाता है ये वॉल्व। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक, अब कार्डियोमायोपैथी क्या होगा, तो ये यहाँ पे ये मसल्स होता है इसका। ठीक, ये मसल्स हो गया। अब ये 3 तरह के मतलब खास जो मतलब ज़्यादा मतलब मोटी मोटी जो बीमारी है वो 3 तरीके की दिक्कत आती है इसमें। कार्डियोमायोपैथी में हम लोग ये 3 बीमारियां ज़्यादा डिस्कस करते हैं। एक होता है डायलेटेड, क्या होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, उसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये नॉर्मल है आपका, तो उसमें जो है आपके जो मसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे, इसके जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे डायलेट हो जाएंगे। जब डायलेट होते हैं तो ये पतले पतले से हो जाते हैं। ठीक है, डायलेट होंगे तो ये क्या हो जाएंगे पतले पतले से हो जाएंगे। अब जब ये डायलेट होगा साइज का बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा इसमें ब्लड ज़्यादा भर जाएगा। समझ में आ रही बात, इसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा ब्लड भर जाएगा। जब इसमें ज़्यादा भरेगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्री लोड ज़्यादा हो जा रहा है, यानी ज़्यादा लोड लाद दिया जा रहा है इसके ऊपर। और दूसरी बात ये कि ये कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है, तब क्या होगी दिक्कत आ जाएगी। तो ये भी क्या एक तरीके का क्या है कार्डियोमायोपैथी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डायलेटेड। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ डी कार्डियोमायो DCM याद रखिए। ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब दूसरा क्या है, दूसरे तरीके ये होता है कि इधर अब इसको ये वाला जो इस साइड का जो मसल्स होता है ना, ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा उभरा हुआ निकल जाता है। क्या होता है ऐसे इधर निकल जाता है। दूसरे वाले टाइप को हम लोग बोलते हैं हम लोग हाइपरट्रॉफिक, क्या बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। क्या बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो इसको HCM से याद रखिए। ठीक है, HCM क्या हो जाएगा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें क्या होता है इधर मसल्स क्या होते हैं निकल जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि इसके साथ मिल जाता है, इधर क्या होता है इधर मिल जाता है। तो जब ये पंप करता है तो पूरी तरीके से ब्लड को जाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। समझ में आ रही बात, इधर से जब ये करेगा पंप करेगा तो पूरी तरीके से इधर जाने की जगह नहीं मिल पाएगी। तब भी क्या हो जाएगा आपका, तो प्री लोड में भी दिक्कत आ रही है और क्या है आफ्टर लोड में भी दिक्कत आती है इस तरीके से। और तीसरी जो शक्ल होती है इसमें वो होता है रिफ्रैक्टिव। क्या होता है रिफ्रैक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसको R बना लीजिए, रिफ्रैक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है ये जो पूरे मसल्स हैं ना, ये जो पूरे मसल्स हैं ये किसी हद तक ऐसे एकदम सूज जाते हैं। क्या हो जाता है इसमें सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और इसमें क्या होता है सब में कुछ फ्लूइड वगैरह भर जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो जगह होती है बहुत कम हो जाती है जिसमें कि ब्लड आके भरता है। समझ में आ रही बात, ये जगह क्या हो जाती है बहुत कम रह जाती है और ये पूरा फ्लूइड भर जाता है इधर। तो ये क्या है डायलेट नहीं हो पाता है, डायलेट नहीं हो पाता तो इसमें ब्लड आके भर नहीं पाता, प्रीलोड नहीं हो पाता है। और फिर जब प्रीलोड नहीं होता है तो फिर ये क्या पंप करेगा, इसमें थोड़ा सा ब्लड है वो पंप करेगा तो क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि
टू लो प्री लोड, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्री लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये 3 नाम मैंने बताए हैं, इसको याद रखिए। रिपोर्ट वगैरह जो मतलब हार्ट के आते हैं तो उसमें ये टर्म्स आ सकते हैं, वैसे आपके सिलेबस में ये नहीं था, ठीक। तो इतने रीजन हो गए। ऐसे ही एनी हार्ट वॉल्व डिसीज, तो जैसे कि यहाँ पे भी आ गया वॉल्व डिस्फंक्शन, ये 2 बार रिपीट हो गया है। तो ये हाँ एक बात याद रखिए, जो हार्ट के वॉल्व जो मतलब खराब होते हैं तो उसका मेन रीजन क्या होता है कि किसी को हाई फीवर हो जाता है, या तो फिर क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वॉल्व जो होते हैं वो खराब होते हैं, उसमें दिक्कत आती है, वो मतलब कट जाते हैं, कुछ भी दिक्कत आ जाती है। तो वो उसके ज़्यादातर जो रीज़न होता है, या तो ब्लड प्रेशर बहुत देर तक उसका हाई रहता है, बहुत ज़्यादा, तब वो दिक्कत आती है, फीवर बहुत तेज़ रहता है और लंबे समय तक रहता है, तब दिक्कत ये वाली आती है। ऐसे ही ये दिक्कत आ सकती है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, यानी कोई बच्चा पैदा हुआ जन्मजात ही उसके हार्ट में मान लीजिए सुराख है, कुछ दिक्कत है, तब भी उसको हार्ट फेलियर की दिक्कत उसको हो सकती है। अब इसके पैथोजेनेसिस क्या है, तो मैं समझता हूं कि इतना बताने के बाद आप तो पैथोजेनेसिस समझ ही चुके होंगे कि कैसे हार्ट फेलियर होता है। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या है, व्हेन प्री लोड और कॉन्ट्रेक्टिलिटी और आफ्टर लोड और हार्ट रेट अफेक्टेड, ठीक है क्या, या तो प्री लोड में दिक्कत आ गई, अफेक्टेड का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। अफेक्टेड का मतलब ये नहीं होता है कि कम हो गया या तो फिर ज्यादा हो गया, दोनों चांसेस रहते हैं। अफेक्ट में हो सकता है जो उसका नॉर्मल रेंज है ना, जो उसका असल काम है उसमें दिक्कत आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं अफेक्टेड, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि प्री लोड अफेक्टेड हो गया, या कॉन्ट्रेक्टिलिटी दिक्कत आ गई उसमें, या तो आफ्टर लोड में दिक्कत आ गई, या हार्ट रेट बढ़ गया या घट गया बुरी तरीके से, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आ रही तो नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तब ये सब क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से, आप देख चुके हैं कई सारे रीज़न मैंने बता दिए हैं, तो किसी रीज़न की वजह से अगर इसमें दिक्कत आती है, देन हार्ट बिकम अनेबल टू जनरेट एनफ कार्डियक आउटपुट। जब इनमें से कोई दिक्कत आती है तो हमारा हार्ट इस ऐसा हो जाता है कि वो एनफ कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं कर पाता है। तो फिर क्या होता है, जब ताकि वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के उसको फुलफिल कर सके, तब क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अकर्स होता है, तब आदमी हम उसको कहते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, ठीक। अब क्या है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी क्या इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी क्या सिम्टम्स हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। तो वो क्या है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यानी आदमी के सांस फूलने लगता है, ठीक। दूसरा क्या होगा, टायर्डनेस और वीकनेस हो जाएगा लेग के अंदर, या तो लेग में यानी उसके जो पैरों में क्या होगा, उसको थकावट होगी, और क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी जब हार्ट फेलियर होगा। तो ऐसे ही क्या होगा, स्वॉलन इन लेग्स, एंकल एंड एब्डोमेन, ये मैं बता चुका हूँ कि एब्डोमेन वाला जो हिस्सा है उसमें क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। ऐसे ही जो टखने होते हैं, टखना यानी घुटने से नीचे जो होता है उसको टखना बोलते हैं, तो उसमें सूजन आ सकता है, ऐसे पैरों में सूजन हो सकता है, ठीक। और ये भी होता है कि हाँ यहाँ पे दिया है जैसे स्वोलन और हार्ड स्टोमक, जो हमारा स्टोमक है वो उसमें क्या सूजन आ सकता है, ऐसे ही वो हार्ड हो सकता है, जिसको दिक्कत होती है ये वाली, उसका पेट क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ऐसे ही लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी उसको, ठीक है, और नोजिया भी हो सकता है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, यानी बिना दवा के कैसे, मतलब क्या परहेज वगैरह करेगा आदमी। तो सबसे पहले अपने डाइट को क्या करेगा, वो फोकस करेगा। ही शुड टेक हेल्दी डाइट, यानी वो ऐसा खाना लेगा जो उसके लिए बेहतर है, यानी वो उसको क्या है, एक तो उसके हार्ट को क्या कहते हैं, उसके ब्लड को गाढ़ा ना कर दे। अगर खाना उसके ब्लड को गाढ़ा कर देगा तो उसको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे खानों से उसको बचना है, जैसे कि मीट वगैरह है, ऐसा ज़्यादा नहीं खाना उसको, ठीक है। और क्या, जैसे यहाँ पे दे रखा कि बहुत ज़्यादा उसको साल्ट भी नहीं यूज़ करना है। जब ज़्यादा साल्ट यूज़ करेगा तो हार्ट रेट उसका बढ़ सकता है और उसके हार्ट में दिक्कत है तो दिक्कत हो जाएगी उसको। ऐसे ही क्या है, फ्लूइड, यानी ही शुड टेक लिमिटेड फ्लूइड सब्सटेंस, उसको क्या करना है, जो फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं, यानी जैसे कि कोई ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हो गया, शरबत हो गया, कोई भी इस टाइप की चीज़ है उसको कम पीना है, वरना क्या होगा, क्योंकि हार्ट फेल है तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसमें क्या होता है, सूजन होने लगता है, वो पूरी तरीके से ब्लड उसको, जो हमारा हार्ट है उसको वापस नहीं खींच पाता है। समझ में आ रही बात, यानी ब्लड तो वहाँ सप्लाई तो भेजेगा लेकिन वापस खींचने में दिक्कत आती है, तो वहीं पे रुक जाता है, फिर वहाँ पे सूजन हो जाता है। ऐसे ही अल्कोहल से भी उसको बचाना है, ठीक है, स्मोकिंग से भी बचना है, और ऐसे हैवी वर्क नहीं करना। ज़्यादा हैवी वर्क करेगा तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और हार्ट फेल हो जाएगा उसका, चूंकि दिक्कत है उसको। अब ये फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, यानी किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो क्या दवाएं उसको दी जाएंगी। तो एक तो क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, आपने पढ़ा है, मैं कई बार पीछे इसको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है।
तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम देंगे तो ये क्या करेगा, ये मतलब ब्लड को क्या कहते हैं आसानी से फ्लो करवाता है। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है, फिर जब सेकेंड बनता है तो क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, इसको आफ्टर लोड बढ़ेगा, यानी हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम देते हैं तो एंजियोटेंसिन सेकेंड या एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है वो अपना काम नहीं कर पाता है, तब क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो हमारा जो किसी का भी जो भी पेशेंट है उसका जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट रहते हैं, तो ब्लड आसानी से क्या करता है फ्लो कर पाता है। उसके एग्जांपल जैसे कि लोसार्टन, वर्सार्टन, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, ये पढ़ा चुका हूँ मैं पहले। ऐसे इसको बीटा ब्लॉकर देंगे तो ये भी क्या करते हैं डायलेट करवा, ये बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे हार्ट रेट को थोड़ा कम करते हैं, यानी हार्ट अगर बहुत तेज चल रहा है दिक्कत आ रही है उसको तो हार्ट रेट को थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं बीटा ब्लॉकर। ऐसे ही डायूरेटिक्स भी देते हैं ऐसे पेशेंट को जिनका मतलब देखते हैं ना हार्ट फेलियर होगा तो उसको क्या होगा, नीचे वाले जो एरिया है जैसे लेग्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, लेग हो गया, तो उसमें क्या होता है फ्लूइड भर जाता है, पैर में क्या होता है सूजन आ जाता है, तो उसको डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स वो दवाएं होती हैं जो आदमी के यूरिनेशन को क्या करती है बढ़ा देती हैं, तो आदमी को पेशाब आएगा बार बार और जो फ्लूइड है वो क्या होता है बाहर निकल जाता है। इससे मतलब जो पेशेंट होते हैं वो कमज़ोरी बहुत आ जाती है, चूँकि जो हमारे बॉडी का फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, उनको मतलब एहसास होता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। तो ये क्या था, ये आज हम लोगों ने ये क्या किया, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ जो थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक टॉपिक था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसीज़, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मेरी दुआ है कि ये ऐसी बीमारियों से क्या है हमारा जो मालिक है हमारा पैदा करने वाला सबको बचाए, और आप भी हमारे लिए दुआ करें कि मैं भी क्या हूँ ठीक ठाक रहूँ ताकि मैं आपको पढ़ा सकूँ। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा कि आप सब लोग भी ठीक रहें, सही सलामत रहें, बीमारियों से बचे रहें ताकि आप अपने आसानी से अपने सारे काम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।